हेलो बच्चों, अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का जो आपकी इको के चैप्टर सेकंड का हिस्सा है उसको पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। अब कह रहे जैसे लक्ष्मी है और लक्ष्मी जैसे दूसरे किसान है, अगर पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं तो अगर ज्यादा पहले तो इतना उतना ही उत्पादन हो पाता होगा जितना उनकी फैमिली के लिए जरूरी था, लेकिन अगर ज्यादा उत्पादन करने लग गए हैं छोटे किसान लक्ष्मी और उसके जैसे और दूसरे किसान, तो उन्हें जो कुछ अपने जितना उत्पादन होता है उसमें से कुछ उत्पादन बेचने की जरूरत होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीक के शहर जाने की भी जरूरत होगी जब बेचना है। तो यदि सरकार परिवहन आवाजाही के संसाधनों और फसल जो वो उगाते हैं उत्पादन ज्यादा करते करा है उन्होंने, उसको अगर जितनी देर वो बिकता नहीं है तो उसको स्टोर करके रखने की फैसिलिटी दे देती है उनको किसानों को, और ग्रामीण क्षेत्र से जो सड़कें शहरों को जाती है उसका अच्छा निर्माण कर देती है, तो छोटे ट्रक मतलब छोटे किसानों का जो भी उत्पादन ज्यादा हुआ है उसको शहरों तक पहुंचाने में जा सकते हैं। छोटे ट्रक आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। पहले हमने देखा था कि जो किसान थे वो क्या कर रहे थे, पहले वो वर्षा पर निर्भर थे, लेकिन जब सरकार ने उनको कुएं खोद कर दे दिए उनके उसमें खेतों में, तो वो एक तो उनको ज्यादा टाइम के लिए रोजगार मिल गया, प्लस उनकी उपज बढ़ गई। और अगर सरकार उनके गांव से शहर तक जाने वाली सड़कों को भी पक्का कर देती है, उनको परिवहन के संसाधन भी उपलब्ध करा देती है और भंडारण की फैसिलिटी भी दे देती है, तो उनके लिए और ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा आमदनी होगी उनकी। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है फसलों की उपज और विक्रिया कर सकेंगे। पहले उनके पास बारिश पर आती थी तो फसल उगती थी, अब उनको कुआं अगर उनके खेत में लग गया है तो उनकी जो फसल है वो पक्का उगेगी ही उगेगी और फिर वो उसको बेच सकेंगे। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त होगा। पहले तो खेती में ही लोगों को रोजगार मिल रहा था, अब जब कुआं बनने के कारण या नई सड़कें बनने के कारण उत्पादन बढ़ने के कारण जो छोटे किसान है उनका उत्पादन बढ़ जाएगा, तो ओनली कृषि क्षेत्र में ही लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जो लोग कृषि क्षेत्र की वस्तुओं को शहर तक पहुंचाएंगे और उनको बेचेंगे उन लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा, जिनके व्यापारियों को और परिवहन के जो संसाधन है ट्रक वगैरह चलाने वाले उनको भी काम मिल जाएगा। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, खेती करने के लिए उसे बीजों उर्वरकों कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्च नहीं कर सकती। पहले तो लक्ष्मी को पानी की जरूरत थी क्योंकि वो पहले वर्षा पर निर्भर थी, लेकिन अब पानी ही तक सीमित नहीं है, उसको और भी बहुत सारे वस्तुओं की जरूरत है। अगर वो अच्छी खेती करना चाहती है उसको अच्छे बीज चाहिए, खाद डालने के लिए उर्वरक चाहिए खेतों में डालने के लिए, और कृषिगत उपकरण जो बीज बोते हैं या फसलों को काटने वाले जो उपकरण है ट्रैक्टर वगैरह चाहिए, और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है। कुआं खोद लिया तो कुएं में से पानी निकालने के लिए पंप सेट भी उसे चाहिए। लेकिन आपको पता है जो लक्ष्मी है वो क्या है, एक गरीब किसान है, तो वह इन सभी चीजों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ता है, लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीजों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। आपको पता पानी के लिए तो सरकार ने हेल्प कर दी,
लेकिन उसको पानी ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, अच्छे बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, कृषि का तो उपकरण चाहिए, ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर हल वगैरह चाहिए। और पानी निकालने के लिए कुआं हो गया तो उसमें से पानी निकालने के लिए पंप सेट चाहिए, लेकिन जो लक्ष्मी है वो गरीब है, वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती। अगर वो साहूकारों से ब्याज पर ऋण लेकर वो करेगी, इन चीजों को खरीदेगी, तो उसको ज्यादा ब्याज दर देनी होगी। लेकिन अगर सरकार बैंकों के द्वारा किसानों को उचित उचित ब्याज दर पर उनको ऋण दे देगी सरकार, मतलब जितना उनको पैसा चाहिए उतना उधार दे देगी कम ब्याज दर पर, तो वह इन सभी चीजों को उचित सही समय पर भी खरीद पाएंगे और अपनी भूमि पर अच्छी तरीके से खेती करने में भी वो सक्षम हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करेंगे। पहले पानी की जरूरत थी, फिर हमें पता चला उनको उसको बीज, उर्वरक, जो कृषि उपकरण वो चाहिए, और इसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो इसके लिए साहूकार से लेगी जो उसको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार हमारी उसको सस्ते ब्याज दर पर उधार दे देती है तो वो अपने समय पर अपनी खेती कर पाएगी। सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की जरूरत है। अगर कृषि में सुधार करने हैं तो सरकार मतलब पानी की सुविधा किसानों को देने के साथ साथ सरकार को चाहिए कि कुछ मतलब उनको कुछ ऐसा ऋण भी प्रदान करे कम ब्याज पर, ताकि वो अपनी खेती की जो आवश्यकताएं हैं, खेती करने के लिए उनको जो पैसा चाहिए वो आसानी से उनको मिल सके और उनको ज्यादा ना देना पड़े। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का, ये वाला हम मुद्रा एवं साख हम उसमें पढ़ेंगे जब सेकंड टर्म में आएगा ये, इसमें पूरा बैंकों का दे रखा है डिटेल। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं कि वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके। तेरे अगर हमने मतलब इन समस्याओं का, जो कृषि में छोटे किसानों को समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं का निवारण करना है, तो हमें जो ग्राम वो ऐसे एरिया जहाँ पे ना तो वो पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र कहलाते हैं ना ही शहरी क्षेत्र कहलाते हैं, वहां पर उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करनी होगी और उन्हें बढ़ावा देना होगा जहाँ बहुत अधिक लोग काम कर रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि कृषि में लगे हुए लोगों मतलब लोगों की रोजगार प्राप्त करने में सेवा वो करना चाहती है, साथ देना चाहती है या सहायता करनी चाहती है, तो सरकार को ऐसे क्षेत्र जो ना तो पूरी तरीके से ग्रामीण है ना शहरी है और अर्ध ग्रामीण क्षेत्र कहलाते हैं, वहां पर उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करनी होगी और उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करके उनको बढ़ावा देना होगा जहां पर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर उपजाने का निर्णय लेते हैं। अरहर और मटर दलहन दालों जैसी फसलें दलहन फसलें उपजाने का निर्णय लेते हैं करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। अगर कह रहे किसान वैसे तो दालें नहीं उपजाते, अगर कुछ किसान अरहर और मटर जैसी दालें उगाना चाहते हैं, तो जो दालें होती हैं उनको साफ वगैरह करना होता है, तो उसके लिए अगर सरकार कुछ वो कर देती है, शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना कर देती है, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। वैसे दालें किसान सारी दाल तो इतनी तो उसको दाल की जरूरत नहीं होती, तो वो जितनी भी दाल उगाएगा अपने घर की जरूरत के लिए रख के बाकी वो बेचेगा। तो अगर खरीदने वाला नहीं होगा तो किसान दालें नहीं वो करेगा, उनकी फसल नहीं बोएगा दालों की। लेकिन सरकार अगर उस एरिया में दाल मिल की स्थापना कर दे जहाँ पर लोग दालों की खेती कर रहे हैं, तो इससे वो होगा, किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सके। और यहाँ पर जिस एरिया में लोग ज्यादा लगे हुए हैं जिन उद्योगों में या खेतों खेतों में जिस एरिया में आलू और प्याज की खेती होती है, उन एरियाज में अगर
कोल्ड स्टोरेज की, शीत भंडारण गृहों का मतलब क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था सरकार कर दे तो वो लोग आलू और प्याज को खराब होने से बचा सकते हैं और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकते हैं। मतलब कई बार होता है ना, किसान को खराब होने के डर से आलू और प्याज जल्दी बेचने पड़ते हैं और उसको सही कीमत नहीं मिल पाती। लेकिन अगर सरकार शीत भंडारण गृहों की या कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था उनके लिए कर देगी तो वो आलू प्याज को वहां पर भंडार करके रख सकेंगे और जब अच्छी कीमत मिलेगी तो वो बेच सकेंगे। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकें। जैसे अगर जिस एरिया में दाल उगाते हैं वहां दाल मिल लग जाए, और जिस एरिया में लोग प्याज आलू उगाते हैं वहां पे कोल्ड स्टोरेज हो जाए, तो किसान उन को जल्दी कम कीमत पर आलू और प्याज नहीं बेचने पड़ेंगे। तो वो समय आने पे जब कीमत बढ़ेगी उतनी देर वो कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, उसके बाद बेच देंगे जब अच्छी कीमत मिलेगी। इसी तरीके से शहद का व्यापार भी किया जा सकता है। अगर सरकार वन क्षेत्र जहाँ पर वन होते हैं, वनों में ज्यादा शहद मिलता है, अगर वन क्षेत्रों के आस पास पाए जाने वाले गाँव में शहद संग्रह केंद्र शुरू कर दे तो यहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकेंगे। इससे भी उनको रोजगार मिलेगा। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मटर, फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। और जो सब्जियां बेचते हैं किसान, जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल, और ऐसी फसलों को आपको पता ही है, एक जगह एक एरिया में जहाँ उगती है वहां तो बहुत होती होंगी, तो इनको बाहरी बाजारों में बेचा जाता है। टमाटर, आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर जैसे फसलों को, तो इसे जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। इनकी भी ढंग से देख रेख करने वाले जो उद्योग होते हैं, अगर उस एरिया में लगा दिए जाए प्रसंस्करण उद्योग, इन सब्जियों की देख रेख के लिए लगा दिए जाए, तो भी किसानों को फायदा हो सकता है। ये फसल, ये आपको भी पता, जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। अगर ऐसे एरिया जहाँ जो मंडियां होती है ना, बड़े शहर होते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र होता है, उस एरिया में दालें, अरहर, दालों जैसी फसलें उगाने के लिए दाल मिल, और वनों के जो निकट गांव है वहां पर शहद संग्रह केंद्र की शुरुआत कर दे सरकार। और जिस एरिया में आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल जैसी सब्जियां वगैरह, फल सब्जियां होती हैं, वहां पर प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना कर दे तो इससे अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष में लगभग 47% बच्चे हैं। इनमें से 52% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते। कह रहे क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने की एज क्या होती है, 5 से 29 वर्ष। ये जो लोग हैं वो 47% बच्चे हैं भारत में। वो एज, जिस एज में बच्चे स्कूल जाते हैं, जब पढ़ते हैं, जब चाहे कॉलेज जाते हैं, उस एज के जो बच्चे हैं हमारे इंडिया में कितने हैं, 47%। ये उसमें इसमें एमसीक्यू भी बन सकता है। इनमें से 52% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। जो बच्चे हैं इसके 47% जो बच्चे हैं जो 5 से 29 वर्ष की एज के, उसमें से 52% बच्चे ही विद्यालय जाते, शेष विद्यालय नहीं जाते। इस एज के जितने भी बच्चे हैं उनमें से 52% बच्चे ही स्कूल जाते हैं, बाकी नहीं जाते। वे या तो घर पर रहते होंगे, जहाँ उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक, मतलब जो बच्चे नहीं जाते वो क्या करते हैं, या तो घर में रहते हैं या फिर बाल श्रमिक के रूप में काम करते हैं। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। जिस एज में पढ़ने जाना होता है, उस एज में कुछ बच्चे ऐसे हैं, 48% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। अगर वो बच्चे भी स्कूल जाने लग जाएं तो हमें ज्यादा भवनों की, अध्यापकों की और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा। योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है।
योजना जो गजो उसने हमारे क्या उन्होंने अध्ययन किया, स्टडी किया, उनके अनुसार अकेले शिक्षा के क्षेत्र में ही 20 लाख रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। अगर वो बच्चे भी स्कूल जाने लग जाए जो जाते नहीं है 48%, जिनको स्कूल जाना चाहिए 48% बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको वो भी जाने लग जाए तो 20 लाख रोजगार और पैदा किए जा सकते हैं, वो भी ओनली शिक्षा क्षेत्र में। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमने स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसमें सुधार करना है तो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा। और अगर हमारे देश में स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए भी कार्य किए जाए तो बहुत सारे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी बन सकते हैं और रोजगार पैदा हो सकता है। हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। मतलब ये सारे वो तरीके बताए जा रहे हैं कि कैसे कैसे रोजगारों को बढ़ाया जा सकता है। अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ दालें उगती हैं वहां मिलें लग जाए, दाल मिलें लग जाए तो भी बढ़ेगा। शहद बड़ों के पास जो ग्रामीण क्षेत्र है वह शहद संग्रहण क्षेत्र बन जाए तो भी होएगा। अगर जिन एरिया में सब्जियां फल वगैरह उगते हैं वहां पर भी प्रसंस्करण उद्योग लग जाए तो भी रोजगार बढ़ेगा। और अगर शिक्षा क्षेत्र में हमारे 48% वो बच्चे हैं जो पढ़ने जाने, जिनको स्कूल जाना चाहिए लेकिन वो जाते नहीं, अगर वो भी जाने लग जाए तो ओनली शिक्षा क्षेत्र में ही 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुधार करने के लिए भी अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को बढ़ाया जाए तो भी बहुत सारे रोजगारों का सृजन हो सकता है। और प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। ये पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। ये हो गया हमारा कैसे रोजगार बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक राज्य प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना। हर एक राज्य, चाहे कोई भी राज्य, हमारे 28 राज्य हैं और बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर वहां के निवासियों की हमने इनकम बढ़ानी है, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है, होती है संभावना हर राज्य और प्रदेश में वहां के निवासियों की इनकम बढ़ाने की और उनको उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। ये क्या हो सकता है कि हर एरिया में कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि लोग वहां पे घूमने फिरने आए, वहां के उस एरिया में जो लोग कुछ ना कुछ बना सकते हैं, नई चीज जो बनती होगी उस एरिया की, वो उसके द्वारा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से उस एरिया में रोजगार बढ़ाया जा सकता है, वहां के लोगों की इनकम को बढ़ाया। हर एरिया की एक अपनी क्वालिटी होती है, तो वहाँ के मतलब वहाँ जो चीजें स्पेशल बनती हैं उनके द्वारा बाहर के लोग वहाँ घूमने फिरने आ सकते हैं और वहाँ के लोग जो चीजें बनाना जानते हैं उसका उद्योग लगा के और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से उस हर राज्य के लोगों को ज्यादा रोजगार दिया जा सकता है, उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना में सरकारी सहायता की आवश्यकता हुई है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता। उदाहरण के लिए योजना जो के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे कामों में पर्यटन स्थल बनाने के लिए या शिल्प उद्योग लगाने के लिए सरकार की सहायता की जरूरत होती है। अगर हमारी सरकार योजना आयोग की स्टडी के अनुसार अगर हमारी सरकार पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त और ज्यादा एक्स्ट्रा रोजगार मिल जाएगा। 35 लाख लोगों को और रोजगार मिल जाएगा। हम जानते हैं कि पर्यटन तो आपको पता होगा ना सबको घूमने फिरने का, कि हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अगर वहां पर पर्यटन स्थल बनाने के लिए कुछ व्यवस्था करेगी तो हमारे देश के अंदर 35 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा।
हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, तो छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। मतलब जो हमने ऊपर चर्चा की है कि अगर वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते वो पढ़ने लग जाए तो भवनों अध्यापकों और बहुत सारे भवनों की जरूरत होगी, बहुत सारे अध्यापकों की जरूरत होगी। शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारी वो पैदा हो सकती है, रोजगार पैदा हो सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार पैदा हो सकता है। पर्यटन स्थल बनाए जाए हर राज्य में तो भी 35 लाख लोगों को रोजगार। लेकिन ये जो है काम, तो ये योजनाएं हैं, इनमें क्या लगेगा, जो सुझाव दिए गए हैं इनको शुरू करने में या अमल में लाने में बहुत समय लगेगा। अतः अगर हम कम समय में ये लोगों को ज्यादा रोजगार देना चाहें तो इसके लिए कुछ उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मतलब लंबे समय में ये ऊपर वाले सुझाव तो लंबे समय में काम करेंगे, लेकिन छोटे समय में ही लोगों को ज्यादा फायदा रोजगार और इनकम बढ़ाने के लिए सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने अभी 200 जिलों में वो लागू की है, काम का अधिकार लागू 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। ये वन वर्ड में आ सकता है। केंद्र सरकार ने अभी भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है, क्योंकि ऊपर जो सुझाव दिए हैं उनको लंबा समय लगेगा। थोड़े समय के लिए लोगों को ज्यादा रोजगार देने के लिए 200 हमारी केंद्र सरकार ने 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। इनमें 130 अन्य जिले जोड़े गए हैं। 1 अप्रैल 2008 से शेष ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू किया गया है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। हमारे भारत मतलब जैसे कहते हैं शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारा रोजगार बढ़ाया जा सकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है, पर्यटन स्थल बना के बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें लंबा समय लगेगा। लेकिन छोटे कम समय में अगर हम लोगों को ज्यादा रोजगार देना चाहते हैं तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। इसमें 130 और जिले जोड़े हैं और 1 अप्रैल 2008 से शेष ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू किया गया है। ये डेट भी आपको याद करनी है। 1 अप्रैल 2008 से 8 में काम शुरू किया गया है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। जो 200 जिलों में काम का अधिकार दिया गया है, इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम 2005 कहते हैं। राष्ट्रीय गारंटी रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस वाली योजना के आधार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार वो सभी लोग जो काम करने की योग्यता रखते हैं और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अगर 100 दिन का उसने वादा किया है 200 जिलों में कि जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं और जिनको काम की जरूरत है उनको काम दिया जाएगा 100 दिन। अगर सरकार 100 दिन उनको काम नहीं उपलब्ध करवा पाती तो फिर उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनमें भविष्य में भूमि से उत्पन्न बढ़ाने में, मतलब जब ये 100 दिन लोगों को रोजगार की गारंटी दी गई है तो कौन से काम होंगे लोगों से, ये इस दौरान कौन से काम करवाए जाएंगे जिसमें भूमि से उत्पादन बढ़ाने की, मतलब खेती जैसे कार्य किए जाएंगे जिसमें भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे काम करवाए जाएंगे उन लोगों से जिससे भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगे पढ़ते हैं। आपके विचार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को काम का अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे उसमें काम का अधिकार दिया गया है संविधान में ये होगा किसी अनुच्छेद में, तो इसलिए हमारी सरकार ने ये वाली योजना स्टार्ट की है।
क्योंकि लोगों को काम अगर उनको काम नहीं मिलता तो उनको भत्ता दिया जाता। तो इसलिए ही काम का अधिकार, लोगों को काम पाने का अधिकार है, क्योंकि इसमें गारंटी दी गई है अगर 100 दिन उनको काम नहीं दिया जाता मिलेगा तो उनको रोजगार भत्ता मिलेगा। तो इसलिए इसको काम का अधिकार कहा जा सकता है। क्योंकि इस योजना के अधीन 100 दिन तो काम दिया जाएगा, अगर सरकार नहीं भी दे पाती तो भी उनको कुछ ना कुछ देगी सरकार, रोजगार भत्ता देगी। तो इसलिए इसको काम का अधिकार कहा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप ग्राम के प्रधान हैं और उस हैसियत से कुछ ऐसे क्रियाकलापों का सुझाव दीजिए जिससे आप मानते हैं कि उससे लोगों की आय में वृद्धि होगी, उसे इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। आप जो इस चैप्टर में दे रखा है ना, बस उसको पढ़ लो, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। यदि किसानों को सिंचाई और विपणन विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। यदि किसानों को, आपने ऊपर पढ़ा ही है, सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई कि उनको, एक तो मतलब पहले लोग वर्षा पर आधारित थे, लेकिन अब वहां पर कुएं लगा दिए गए, बांध बना दिए गए ताकि लोग अपने खेतों को जिस समय उनको पानी की जरूरत हो सींच सके और ज्यादा फसलें उगा सके। और ज्यादा उत्पादन होगा तो उनको उस समय तक स्टोर करके रख सके जिस समय तक उनको उसकी सही कीमत नहीं मिलेगी। तो अगर सिंचाई होएगी तो, नहीं तो अगर वो वर्षा पर निर्भर होंगे तो बस उतने समय पर ही, उतने समय ही रोजगार मिलेगा जब वर्षा होगी। लेकिन उनको अगर सिंचाई का सरकार उनकी हेल्प कर देती है, सिंचाई किसी भी समय वो कर सके, उसके लिए कोई कुआं वगैरह दे लगा दें, तो इससे क्या होगा, एक तो रोजगार ज्यादा, क्योंकि अगर सिंचाई के वो जिस समय चाहे सिंचाई कर सके अपने खेतों की, तो इससे वो ज्यादा देर काम कर सकेंगे, उनको रोजगार ज्यादा मिलेगा, वो ज्यादा उत्पादन कर सके, उत्पादन ज्यादा होगा। तो अगर उनको स्टोरेज की भी वो दे दी, सुविधा दे दी, तो वो उतनी देर तक अपने उत्पादन को, जब फसलों को संभाल के रख सकेंगे जब तक उनको सही कीमत नहीं मिल जाती। इससे उनको रोजगार भी बढ़ेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है। और शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य वगैरह शुरू करके, नए स्कूल बना के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा के भी हो सकता है। और आपने देखा है अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में वो ऐसा शहर वो होता है एरिया जहाँ पे ना शहर होता है ना गांव होता है, वहां पर आपने देखा दाल मिल लगाई जाती है और प्रसंस्करण में वो उद्योग वगैरह लगाए जाते हैं। शहरी क्षेत्र में तो निर्माण कार्य, जहाँ जैसे स्कूल, नए स्कूल बनाए जाएं, तो ऐसे भी रोजगार पैदा हो सकता है, या नए हॉस्पिटल बनाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, संगठित और असंगठित, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। संगठित और असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। जो पहले तो 3 क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा, कौन सा रोजगार ज्यादा देता है, कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में ज्यादा हिस्सा पाता है, और कौन क्यों थर्ड जो हमारा तीसरा क्षेत्र का वो क्यों महत्वपूर्ण हो गया, कैसे लोगों को का रोजगार वो बढ़ाया जा सकता, कैसे रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। संगठित, आप देखते हैं संगठित और असंगठित, मतलब कौन से लोग हैं जिसको जिनको परमानेंट मिलती है जॉब और पेड हॉलीडेज मिलती हैं कई, और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि अगर वो लोग छुट्टी करते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता। तो अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के लिए एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इससे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं उनके काम करने की शर्तें क्या है, क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। कांता एक कार्यालय में काम करती है, वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है, इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। मतलब कि एक कांता है जो ऑफिस जाती है, सुबह 9:30 से वो
वहां अपने ऑफिस पहुंचती है और 5:30 पर उसको छुट्टी हो जाती है। उसको हर महीने के एंड पे क्या मिलती है, उनको सैलरी मिलती है और उसको भविष्य निधि भी मिलती है। फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ मतलब जमा होता है उसका पैसा। और उसको चिकित्सा, और उसको मतलब अगर वो बीमार वगैरह पड़ जाती है वो भत्ता भी मिलता है, उसके ही पैसे मिलते हैं। और कांता रविवार को स्कूल नहीं जाती है, लेकिन फिर भी रविवार को उसको वेतन मिलता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तो उसको नियुक्ति पत्र दिया गया था, जिसमें उसकी जो नौकरी है उसके निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। ये तो हो गए परमानेंट जॉब वाले, संगठित क्षेत्र के लोग होते हैं, ये संगठित क्षेत्र में आते हैं। अब कमल कांता का पड़ोसी है। वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। और कांता के पड़ोस में एक कमल रहता है जो अपनी पास की किराना दुकान पर मजदूरी करने वाला मजदूर है। वह सुबह 7:30 पर दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती। उसे कोई छुट्टी या वेतन अवकाश नहीं मिलता। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए, मतलब इनमें आपने ये संगठित क्षेत्र के जिनको एक मतलब नियुक्ति पत्र दिया जाता है जिसमें कहा गया कि इस एज तक आप काम करोगे, और उसमें रूल्स होते हैं सारे। और उनको इनका टाइम भी देखो आपको कितना है, इसमें जोड़े कितने होंगे, 8 घंटे काम करते हैं। जो मतलब संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके काम करने का समय भी कम होता है, ये 8 घंटे काम करते हैं। इनको हर महीने के एंड पे पे मिलती है, छुट्टी होती है तो उसके भी पैसे मिलते हैं इनको। इनको भविष्य निधि फ्यूचर में भी पैसे मिलते हैं। और इनका चिकित्सा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। और इनको नौकरी से जब इनका रिटायर होने का टाइम होता है उसी टाइम नौकरी से हटाया जा सकता है, उससे पहले इनको नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। ये संगठित क्षेत्र के लोग होते हैं। तो इनकी क्या होती है, संगठित क्षेत्र के लोगों की नौकरी पक्की होती है, टाइम भी फिक्स होता है। इनकी नौकरी पक्की नहीं होती, इनका टाइम भी ज्यादा होता है। ये देखो इनके कितने घंटे, इनके उतने घंटे, अगर 8 से 8 होता तो 12 घंटे होते, लेकिन ये कितने हो गए, 12.5 घंटे काम करता है। ये जो कमल है वो अपने पड़ोस की किराना दुकान पर 12.5 घंटे काम करता है, जबकि ये 8 घंटे काम करती है। और इसको महीने के एंड पे मिलती है। और ये इसको भी मिलती होगी पे, लेकिन इसको क्या होता है, इसको डेली मजदूरी मिलती है, ये दैनिक मजदूर है। इसको महीने के एंड पे मिलती है, इसको हर रोज मजदूरी मिलती होगी। और ये कोई छुट्टी करता है तो उसके पैसे कटते हैं, अगर ये छुट्टी करती है तो उसके पैसे नहीं कटते। और इसको अन्य भत्ते भी मिलते हैं, चिकित्सा इलाज के लिए भी पैसा मिलता है, इसको ऐसा कोई भत्ता नहीं मिलता। इसको लेटर दिया जाता है जैसे संगठित वालों को, जब उनको नौकरी पे लगाया जाए इनको कोई वो नहीं मिलता, पत्र नहीं मिलता। और इनको कभी भी, इनको नौकरी से एक फिक्स एज होती है उससे हटाया जाता है, लेकिन इस पे इनको कहीं कभी भी हटा दिया जाता है नौकरी से। कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं, यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, मतलब रोजगार के समय वो होता है, फिक्स होता है। और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। संगठित क्षेत्र सरकार चलाती है और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। सरकार के जो नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनका इनको संगठित क्षेत्र के लोगों को, जैसे कांता है, उनको पालन करना होता है। नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते, बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। मतलब कई लोग तो सरकार के कार्यालयों में काम करते हैं संगठित क्षेत्र में, और कुछ लोग अपने आप काम करते हैं, लेकिन अपने आप को पंजीकृत करा लेते हैं सरकार के साथ, और फिर सरकार के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग वो है जो सरकार के ऑफिस में काम करते हैं, जिनको पक्की नौकरी मिलती है, जिनको
एक फिक्स उसके बाद हटाया जा सकता है, के बाद छुट्टी के भी पैसे नहीं कटते संगठित क्षेत्र में। और अगर कुछ लोग अपने आप भी काम करते तो अगर वो अपने आप को सरकार से पंजीकृत करवा लेते हैं, उनको भी सरकार के नियमों में भी नियमों का पालन करना है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, तो इनको डर नहीं होता कि इनकी नौकरी चली जाएगी। उनके उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त, अगर जितने 8 घंटे तो वो नहीं काम करना ही होता, अगर उससे ज्यादा संगठित क्षेत्र में व्यक्ति काम करते हैं तो उसको अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। वे नियोक्ता से वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या है? वेतन, छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। मतलब वेतन, छुट्टी, संडे वगैरह की जो छुट्टी आती है उसका भी वेतन मिलता है। अवकाश काल में भुगतान, कई बार उनको छुट्टियां मिलती हैं, बहुत सारी इकट्ठी छुट्टियां मिलती है तो उस समय भी उनको पे मिलती है, उनकी वेतन मिलता है। भविष्य निधि, फ्यूचर के लिए भी पैसा दिया जाता है जब वो रिटायर हो जाते हैं। सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सा लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना। जिस जगह पर भी ये लोग काम कर रहे थे वहां उनको पानी, पीने का पानी भी मालिक को उपलब्ध करवाना पड़ता है। सुरक्षित कार्य पर्यावरण, आसपास भी गंदगी नहीं होनी चाहिए जहां वो काम करते हैं, सुनिश्चित करना। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। सरकारी संगठित क्षेत्र के लोग मतलब रिटायर होने पर उनको पेंशन मिले। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। मतलब जहां पर संगठित क्षेत्र का जहाँ कांता काम करती है वो सरकारी क्षेत्र होता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटे बिखरी इकाइयां होती हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। इसके जो सरकारी वो है उसके पालन, नियम और विनियम होते हैं उसका पालन होता है, लेकिन इसके भी होते हैं लेकिन उनका कोई पालन नहीं करता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। असंगठित क्या है? असंगठित क्षेत्र के लोग, क्षेत्र में यहाँ लोग काम करते हैं उनको रोजगार कम वेतन वाला भी होता है ये, और इनको ये प्राय नियमित भी नहीं होते, इनको कभी भी हटाया जा सकता है। जहाँ अतिरिक्त समय में काम करने का भी कोई वेतन नहीं मिलता, वेतन, छुट्टी भी नहीं मिलती, अवकाश भी नहीं मिलता, बीमारी के कारण भी छुट्टी नहीं मिलती, कोई प्रावधान नहीं, रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र में कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। अगर मतलब असंगठित क्षेत्र में अगर वहां तो चलता ही रहे, छुट्टियां होती हैं उस टाइम भी उनको काम मिलता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कुछ मौसम ऐसे होते हैं जब काम नहीं होता तो उन दिनों में उन लोगों को काम से छुट्टी दी जाती है और उनको कोई वेतन भी नहीं मिलता। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं और जो व्यक्ति उनको काम देता है अगर वो जिन लोगों को पसंद करता है उनको भी जॉब देता है, बाकी लोगों को जॉब नहीं देता। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रिया अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। असंगठित क्षेत्र में कौन आता है? जो सड़कों पर सामान बेचने वाले लोग होते हैं वो भी असंगठित क्षेत्र में, मरम्मत कार्य करने वाले भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं, ये भी असंगठित में आते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं, और जब नहीं जरूरत होती तो मजदूरों को हटा देते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में इनमें से कौन, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, निम्नलिखित उदाहरणों को देखें, इनमें से कौन असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां हैं? विद्यालय में पढ़ाता एक शिक्षक, एक होगा संगठित, ये संगठित क्षेत्र में। बाजार में जो विद्यालय में पढ़ाता एक शिक्षक, अगर प्राइवेट में है तो क्या होगा? असंगठित। अगर सरकारी में पढ़ाता है परमानेंट है तो संगठित। बाजार में अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी ढोता हुआ एक श्रमिक, असंगठित। अपने खेत की सिंचाई करता है एक किसान, असंगठित क्षेत्र में आता है। अस्पताल में मरीज का इलाज करता है एक डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल और पक्की नौकरी है तो संगठित। अगर प्राइवेट है और पक्की नौकरी नहीं तो असंगठित। एक ठेकेदार के अधीन काम करता है एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, असंगठित। एक बड़े कारखाने में काम करने जाता है एक कारखाना श्रमिक, ये भी असंगठित। अपने घर में काम करता है एक करगा बुनकर, असंगठित।
संगठित क्षेत्र में नियमित काम करने वाले एक व्यक्ति और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें। सभी पहलुओं पर ये आप छोड़ो, आप अगर चाहो तो बात कर सकते हो। असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच आप भेद कैसे करेंगे, वो देख लिया हमने। उनकी पक्की नौकरी होती है, संगठित वालों की पक्की नौकरी होती है, असंगठित वालों की कच्ची नौकरी होती है, कभी भी हटाया जा सकता है इनको। मतलब छुट्टियों का भी वेतन मिलता है, उनको छुट्टियों का वेतन नहीं मिलता। और उनको डर, इनको कोई डर नहीं होता कि इनकी नौकरी चली जाएगी, उनकी नौकरी किसी भी समय चली जा सकती है। इनको चिकित्सा मतलब इनका इलाज करने की सुविधा भी मिलती है, इलाज भी जहाँ पे वो काम करते हैं वो मालिक करवाता है इनका, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलती। संगठित और असंगठित क्षेत्र में भारत के सभी श्रमिकों की अनुमान संख्या नीचे दी गई सारणी में दी गई है। सारणी को सावधानी से पढ़ें, विलुप्त आंकड़ों की पूर्ति करें और प्रश्नों के उत्तर दें। प्राथमिक संगठित 2, असंगठित कुल 242। तो असंगठित कितने हो गए क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या। 2 श्रमिक अगर संगठित में लगे हुए हैं, कुल कितने 242, तो 240 असंगठित में हो गए। द्वितीय क्षेत्र में 9 संगठित में 54 उसमें सही है। तृतीय क्षेत्र में दे रखा है कुल कितने हो गए, इनका जोड़ना होगा हमें, ये करके देख लेना, आप कर लोगे इस चीज। असंगठित क्षेत्र में कृषि में लगे लोगों का प्रतिशत क्या है, ये पता, हमारे आधे से ज्यादा लोग इसमें लगे हुए कृषि क्षेत्र में। इससे देखना असंगठित क्षेत्र में कृषि में लगे लोगों का प्रतिशत क्या है। ये क्षेत्र, ये वाला पहले क्षेत्र में 240 लोग हैं, 240 बटा 242 गुना 100 करके उसका प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ पे 2 संगठित में तो 240 में असंगठित में, इन्होंने असंगठित क्षेत्र में कृषि में लगे लोगों का वो कराया, 240 बटा 242 गुना 100 करके आ जाएगा। क्या आप सहमत है कि कृषि असंगठित क्षेत्र की गतिविधि है, और क्यों? क्योंकि इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते कृषि क्षेत्र में, ना ही कोई छुट्टियां मिलती हैं, ना ही इनको कोई भत्ता वगैरह मिलता है। इसलिए हाँ, कृषि असंगठित क्षेत्र की गतिविधि है। यदि हम संपूर्ण देश पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में डैश प्रति श्रमिक असंगठित क्षेत्र में, भारत में लगभग डैश प्रति श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलता है। आप देखते हो असंगठित क्षेत्र में ज्यादा लगे हुए हैं। ये परसेंटेज निकाल लेना, टोटल कितने 28, और फिर इनका टोटल कर लेना, तो इनके टोटल को 28 बटा इतना इनका टोटल गुना 100 करके आ जाएगा कितने संगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं। और यहाँ पर 240 लगा के इनका टोटल करके और इनके टोटल से डिवाइड करके गुना 100 कर लेना, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का वो आ जाएगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। अगला चैप्टर हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे।